नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक विज्ञान यानी कि राजनीतिक शास्त्र का जो 7वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर है, इस अध्याय का जो एक्सप्लेन है मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। लास्ट चैप्टर है, कहा जाता है सामाजिक समस्याएं। देखिए लास्ट चैप्टर देखने अगर आप देख रहे हैं और अगर पहला दूसरा तीसरा अध्याय इसके पहले के अध्याय अगर आप नहीं देखें तो उसका जो सो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पर जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, हमारा चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप चेक कर दीजिएगा। आपको सभी जो सो आपके रिलेटेड क्लास के जितने भी चैप्टर इसके पहले मैंने पढ़ा है सभी का मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है मानव एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसे हर सुख और दुख मिलता है। सही बात है। और आगे कहा जाता है कोई समस्या आने पर वह समाज में ही इनका समाधान ढूंढता है और निश्चित रूप से व्यक्ति समाज को अनुसरण संबंधित है और एक के बिना दूसरे की परिकल्पना संभव नहीं है। परंतु कभी कभी समाज में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो व्यक्ति के लिए उचित नहीं कही जा सकती है और निंदनीय समझी जाती है। और इस पाठ में कुछ समस्याओं की चर्चा करेंगे, जैसे बाल विवाह, नशाखोरी, बाल श्रम और मानव तस्करी। देखिए समझिएगा। देखिए मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ के रीडिंग करके बताया वो समझिएगा। कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आपको सुख भी मिलता है या दुख भी मिलता है, खुशी भी मिलता है या दुख भी मिलता है आपको, तो आपको समाज से ही मिलता है। और अगर किसी प्रकार की समस्या का समाधान अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको समाज के अंदर ही मिलेगा। और आगे कहा जाता है कि ये सब जो सो मनुष्य के बिना हम परिकल्पना नहीं की सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब समाज के बिना हम नहीं सोच सकते हैं। और इस अध्याय के अंतर्गत हमें बाल विवाह, नशाखोरी और बाल श्रम और मानव तस्करी यानी कि मनुष्य को कैसे किडनैप किया जाता है, ये सब जो सो इस अध्याय के माध्यम से बताया जाएगा कि क्या इससे बचने का तरीका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है। देखिए पहला हमारा आता है बाल विवाह। देखिए आप ये जो बार बार आपको इस प्रकार से इस अध्याय में देखने को मिलेगा, ये पत्र मिलेगा, इस पत्र को आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो इस पत्र को पढ़ लीजिएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, देखिए अब हम आगे देखते हैं पत्र का जवाब। देखिए एक मित्र है जो पत्र लिखता है बाल विवाह पर और दूसरा मित्र जो है सो जवाब देता है। ठीक है, अब समझिएगा बाल विवाह मेरा टॉपिक था। देखिए कहा जाता है बाल विवाह सामाजिक कुरीति है। देखिए बाल विवाह जो है वो समाज के लिए अच्छी बातें नहीं है। कहा जाता है बाल विवाह का संबंध आमतौर पर भारत में कुछ समाज में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है। जो बाल विवाह पहले होता था, बाल विवाह का अर्थ क्या होता है कि बच्चा में ही शादी करवा देना। जैसे कि अभी के अगर अब देखा जाए तो अभी सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि इतना वर्ष में जो सो व्यक्ति को शादी होना चाहिए, बच्चों या क्या बोल सकते हैं, लड़का और लड़की का। लड़का का 21 साल की आयु में और लड़की का 18 साल से अधिक होना चाहिए और लड़का का 21 साल से अधिक होना चाहिए, तो ही उनका शादी कराना चाहिए। अन्यथा वह जो सो बाल विवाह के अंदर आ जाते हैं अगर उससे आयु कम होगा तो, और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है जो बाल विवाह कराते हैं। कहा जाता है कानूनी विवाह योग्य आयु लड़के के 21 वर्ष एवं लड़कियों के 18 वर्ष निर्धारित की गई है। और परंतु इस कानून के बावजूद बाल विवाह के मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। और कहा जाता है कि इस प्रकार का नियम बनाया गया है तो पर भी अधिक से अधिक क्या बोल सकते हैं, बहुत ऐसे केस आते हैं कि आप देखते होंगे कि बच्चे की उम्र में 14 साल 13 साल की उम्र में लोग बच्चे को शादी कर देते हैं और वह अपने अच्छा तरह से परिपक्व हो भी नहीं पाते हैं और उनका शादी हो जाता है तो वो क्या बोल सकते हैं, अच्छा से अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। फिर आगे कहा जाता है इस तरह के अधिकतर मामले खराब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से देखा जाता है। सही बात कि जो आर्थिक रूप से गरीब लोग होते हैं वहाँ से ज़्यादा इस प्रकार के केस मिलते हैं कि बाल विवाह वहीं ज़्यादा होता है। अशिक्षित भी इस प्रकार के प्रमुख कारण करते हैं और अशिक्षित जो लोग होते हैं वह भी उन लोगों को भी देखा जाता है कि बाल विवाह लोग करवा देते हैं बच्चों का। आगे कहा जाता है भारत के कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले में बहुत अधिक देखने को मिलता है और भारत के कुछ क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बाल विवाह जो है सो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ये बाल विवाह अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर आगे कहा जाता है वस्तुतः बाल विवाह कानून के दृष्टि से एक अपराध है। लेकिन बाल विवाह जो सो कानून की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और आगे कहा जाता है इसके अनुसार यदि 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी होती है तो यह दंडनीय है। और बाल विवाह निषेध कानून के तहत इस तरह की शादी
करवाने वाले या योगदान देने वाले व्यक्ति वर एवं वधू पक्ष के माता पिता, रिश्तेदार, बाराती, विवाह कराने वाले पंडित के दंड के भागीदारी होते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो बाल विवाह में शामिल भी होते हैं, जो लोग इन्हें प्रोत्साहित करते हैं शादी करवाने के लिए या करने के लिए, वो जो सो क्या होते हैं, दंडनीय अपराध के भागीदारी होते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो शादी करवाते हैं और जो शादी के पक्ष में होते हैं वो भी क्या होते हैं कि इसमें उनको भी दंडनीय अपराध मिलना चाहिए, जो बाल विवाह के शादी करवाते हैं। ठीक है, बच्चे कम उम्र में जो शादी करवा देते हैं, यहाँ तक कि जो पंडित होते हैं या मौलाना या कोई भी जो होता है पादरी, उन्हें भी जो सो सज़ा मिलता है जब बाल विवाह वो करवाते हैं। तो ठीक है, फिर आगे कहा जाता है बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। और बाल विवाह जो है सो हमारे देश में देखा जाए तो आए दिन बहुत मामला बढ़ते रहता है, लेकिन इस पर रोकथाम सरकार को लगाना चाहिए। और ये देख सकते हैं आप कि बाल विवाह का कुछ फ़ोटो देखा जा रहा है कि माता है और अपने बच्चे और अपने दामाद का जो सो गोदी में लिए हुए हैं, यानी कि बाल विवाह का ऐसा तस्वीर है कि वो परिपक्व हुए भी नहीं, यानी कि पूरा तरह से वो विकसित उनका शरीर हुआ भी नहीं और उनका शादी करवा दिया जा रहा है। इससे वह अच्छा बात नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है इससे जो नकारात्मक यानी कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव लड़के एवं लड़कियों के दोनों पर पड़ता है। और इसके फलस्वरूप उसके शरीर का विकास, स्वस्थता, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति, शिक्षा आदि का बुरा प्रभाव पड़ता है। और कम उम्र में शादी के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते हैं वे प्रायः कमज़ोर होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और आगे कहा जाता है इसका एक दुष्प्रभाव यह भी होता है कि इससे जो सो बाल मृत्यु, यानी कि जो कम उम्र में शादी होकर बच्चे जो पैदा होते हैं वह बच्चे जो सो जल्दी उनका मृत्यु हो जाता है। जल्दी मृत्यु यानी कि पूरा तरह से वो बच्चे परिपक्व नहीं हो पाते, नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण से अगर बाल मृत्यु में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं कम उम्र वाले बच्चों के से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उन्हीं का ज़्यादा मृत्यु होता है। ठीक है, और आगे कहा जाता है कम उम्र की लड़कियां माँ बनने के दैनिक निर्वाह भली भांति नहीं कर पाती है। सही बात है, क्योंकि उनका जो सभी क्या बोल सकते हैं होश हवास भी नहीं आता और उनका शादी करवा दिया जाता है, तो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो अपने बच्चों को क्या संभाल पाएंगे, इस प्रकार की बातें हो जाती है। और आगे कहा जाता है सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है और शिक्षा के विस्तार के जरिए विभिन्न संचार माध्यम के विज्ञापन के द्वारा तथा नाटकों और नखड़ों क्रियाकलापों के द्वारा बाल विवाह से होने वाली हानि को बताया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि बाल विवाह से जो साइड इफ़ेक्ट हमें पड़ता है उसके बारे में बहुत ऐसे जैसे नाटक के माध्यम से और कार्टून के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से जो सो हमें बताया जाता है कि बाल विवाह एक क्या है, दंडनीय अपराध चीज़ है। इसे जो बाल विवाह हो जाता है वो अच्छी बातें नहीं होता है। फिर आगे कहा जाता है बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह अधिनियम बनाया गया 2006 में निम्न प्रावधान किया गया। और इसमें समझिएगा क्या 2006 में नियम बनाया गया। कहा गया है कि बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़का एवं लड़की की विवाह क्रमशः 21 से 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है। लड़का का आयु 21 वर्ष से कम हो और लड़की का आयु 18 वर्ष से कम हो और उनका शादी यानी कि विवाह हो जाता है तो बाल विवाह के अंतर्गत आ जाता है। या वह कोई भी जाति धर्म में हो, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो बाल विवाह के अंदर आता है और ये करवाना बहुत ही दंडनीय अपराध और यह गलत बात होता है। आगे कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति उसकी उम्र 21 से कम हो और वह किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो उसे कानूनन अपराध माना जाएगा। और ऐसा अगर लड़की के माता पिता या अभिभावक ऐसे विवाह की अनुमति देते हैं अथवा विवाह के संयोग में सहायता प्रदान करते हैं या विवाह को रोकने की असफल होते हैं तो वह दंड की भागीदारी होती है। अगर कोई पुरोहित एवं विवाह संपन्न कराने तो वह दंड की भागीदारी होते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर उनके माता पिता जो होते हैं जो बाल विवाह में उन्हें क्या करते हैं, सहायता करते हैं और वो उन्हें रोकने में असफल हो जाते हैं तो उन्हें भी जो सो क्या दंड के भागी होते हैं। फिर अगला हमारा तीसरा टॉपिक है, कहा जाता है बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम दर्जा के जिला जो न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है। और झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो हमारा प्रखंड विकास अधिकारी होता है, जैसे कि जो हमारा ब्लॉक होता है, वहाँ इसके बाल विवाह के अलग ही जो सो मतलब बनाया जाता है और अलग ही
उसका कार्यालय होता है और उस कार्यालय में आप जाके इन मामलों को दर्ज करवा सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है और अधिनियम के रूप में नियुक्त किया गया है तथा ऐसे मामले की शिकायत उनसे भी की जा सकती है जो प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं वो। ठीक है, अब अगला हमारा 5वां पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट है बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति पारिवारिक या जिला न्यायालय से ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करवा सकता है। ठीक है, और अगला हमारा है रोहित की कहानी। अब इसकी कहानी को भी आप पढ़ लीजिएगा। अब अगला टॉपिक हमारा बाल विवाह खत्म होता है, लेकिन अगला टॉपिक हमारा आता है नशाखोरी, यानी कि नशा जो होता है उससे हमें नशा करना कितनी गलत बात है, नशा का आदत लगाना कितना गलत बात है, ये बताया गया है। समझिएगा, कहा जाता है रोहित की कहानी को पढ़िए और यह कहानी नशाखोरी पर है। आज देश की युवा पीढ़ी पश्चिम सभ्यता से रंगने की ओर में चलते नशाखोरी में संलग्न हो रहा है, यानी कि जुड़ रहे हैं। और आगे कहा जाता है युवाओं में फैलती नशाखोरी देश की बड़ी समस्या में से एक है। और नशा एक ऐसी समस्या है जिससे नशा करने वाले के साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। और परिवार से समाज और समाज से देश का निर्माण होता है तथा परिवार की बर्बादी का असर देश पर पड़ता है। कहने का अर्थ ये कि नशाखोरी एक ऐसा खराब चीज़ है, या क्या बोल सकते हैं, ऐसा या नकारात्मक चीज़ है कि इससे जो सो उसका परिवार तो उजड़ता ही जो नशाखोरी करता है, लेकिन परिवार से उसका समाज और समाज से ही जो देश विकास होता है। तो एक परिवार अगर जो उजड़ता है तो पूरा वो देश का जो सो क्या करता है, देश पर इफेक्ट पड़ता है। तो नशाखोरी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और आगे कहा जाता है नशाखोरी एक गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या है और नशाखोरी की लत के कारण टीबी, हेपेटाइटिस और कैंसर, ये सब बीमारियों देखने को मिलता है। और आगे जैसे जैसे बीमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ती रहती है और नशाखोरी के कारण लोगों में अपराधी प्रवृत्ति का जन्म लेता है। सही बात है, नशा के कारण। और आगे कहा जाए समाज में होने वाले अपराधों के कारण में नशाखोरी एक प्रमुख कारण है। और जो समाज में अपराध हो रहे हैं, जैसे कि किसी का मर्डर हो रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, तो नशाखोरी के ज़्यादा कारण से हो रहा है। नशा में होने के कारण कुछ अगर समझदार व्यक्ति नशे वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं तो वह उन्हें मार दे रहे हैं जान से। और आप देख सकते हैं कि नशे के कारण से लोग जो सब व्यस्त हैं अपने तंग है अपने आदत से। ठीक है, जो नशा की आदत है तंग है। ठीक है, अब अगला कहा जाता है किशोरों नशे के सेवन निम्न कारण से करते हैं। जो युवा लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नशा क्यों करते हैं, समझिएगा। कहा जाता है वयस्कों की नकल। ठीक है, आगे कहा जाता है शराब एवं तंबाकू कंपनी के आकर्षण विज्ञापन के प्रभावित होकर, यानी कि जो उनके विज्ञापन जैसे कि एड जो दिखाया जाता है कि यह दारू पीने से या जो गुटखा खाने से आपको जो शहद में अच्छा होगा, शहद आपका अच्छा होगा, ये सब के कारण से जो सो लोग बहकावे में आ जाते हैं और उनसे जो सो सेवन करने लगते हैं और उनका शारीरिक जो और मानसिक स्थिति पर बहुत ही हानि पड़ता है। अगला कहा जाता है अभिभावक एवं बच्चों में संवादहीनता के कारण और मित्र का दबाव के कारण। फिर अगला है हमारा निराशवादी परिस्थिति से बचने के लिए और परिवार में नशाखोरी का माहौल से। सही बात है, बहुत ऐसे कारण हैं जो नशाखोरी का क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आपको सेवन करने की मतलब क्या बोल सकते हैं, सहमति मिलता है। आगे कहा जाता है परीक्षा में असफल होने का कारण और आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध होने के कारण और गलत धारण के नशापन के ताकत से वृद्धि होना। इस प्रकार का जो है सो कारण से नशाखोरी का क्या आदत लगता है लोगों को। अब अगला कहा जाता है नशाखोरी से दुष्प्रभाव एकत्र में कमी आना, स्मरण शक्ति में कमी आना, यानी कि आपको किसी भी चीज़ को याद रखने का कैपेसिटी कम हो जाता है और स्वयं पर नियंत्रण भी कम होने लगता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई व्यक्ति अगर दारू पी लेता है तो अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, जो ऊपर सो बोलते जाता है और उसका हाथ पैर क्या होता है, मतलब वो सीधा से खड़ा भी नहीं पाता, यानी कि अपने पर वो अच्छा से वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। और अगला हमारा स्वस्थ में कमी, यानी कि आपके शरीर में हानिकारक आ सकता है और शरीर की वजन का कम होना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अपराधी प्रवृत्ति का जन्म लेना। सही बात है, ये सब कारण से जो सो नशा में व्यक्ति जो सो धून हो जाते हैं और ये सब नशा से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर आगे कहा जाता है यह भी जाने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो है सो
निरोधक दिवस जो सो प्रत्येक वर्ष जो सो 26 जून को मनाया जाता है। नशाखोरी दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में कब मनाया जाता है? 26 जून को। अगला हमारा कहा जाता है वास्तव में नशों का सेवन एक गलत आदत है और इससे कभी कभी लाभ नहीं हो सकता है और कभी भी लाभ नहीं होता है, और अतः एवं हमें नशा के सेवन से हमेशा बचना चाहिए। और कहा जाता है कि खुद से करो प्यार और नशा से करो इनकार। खुद से प्यार करना चाहिए और नशा से इनकार करना चाहिए, ठीक है। आगे कहा जाता है नशा एक ऐसा लत है जो एक बार किसी को लग जाती है तो उसे मौत के मुंह तक ले जाती है। ये एक नशोड़ी मरते मरते अपने परिवार को भी मार डालती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि नशा एक ऐसा आदत है कि अगर आपको एक बार लग जाता है नशा का आदत तो आपको मौत के मुंह तक वह ले जाता है। और आगे कहा जाता है कि अगर एक नशेड़ी मरता है तो अपने पूरे परिवार को भी मार डालता है। इस प्रकार से नशा करने से आप सोच सकते हैं कि आप अपने शरीर को तो हानिकारक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपने परिवार और फैमिली को भी जो सो पूरा तरह से डुबो के ले जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि नशा करने से जो सो एक अच्छी बात नहीं है, नशा ना करें वही अच्छी बात है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन आपको एक एक टॉपिक को अच्छा से समझाकर मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप सीख लिए इस वीडियो को देखकर। अगर आपका मित्र नहीं इस वीडियो को देख पा रहा है तो मित्र तक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। अब अगला टॉपिक हमारा आता है नशाखोरी से बचने का उपाय, कि नशाखोरी जो लोग करते हैं उससे बचने के कुछ उपाय है क्या, समझिएगा। नशाखोरी से आदी हो चुके किशोरों यानी कि युवा अपनी समस्या को माता पिता अपने शिक्षक से साझा कर सकते हैं, और नकारात्मक से बचना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा से सलाह लेनी चाहिए, और नशा मुक्त केंद्रों से स्पष्ट आवश्यकता लेनी चाहिए। और नशाखोरी प्रेरित करने वाले मित्र या दोस्त को जो सो तुरंत त्याग देना चाहिए। यानी कि कोई भी मित्र अगर आपको नशा के बारे में प्रोत्साहित करता है कि नशा करो, अच्छी बात है नशा करना, तो उस मित्र को आपको त्याग देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नशाखोरी से लोगों को कितना मतलब साइड इफेक्ट हानि पड़ता है शरीर पर। और अगला हमारा मानव तस्करी या बाल तस्करी, यानी कि बच्चा का तस्करी भी किया जाता है और मनुष्य का भी तस्करी किया जाता है। तस्करी का अर्थ होता है इंग्लिश में, इसका मीनिंग होता है किडनैपिंग। आप सुनते हैं आए दिन कि बहुत ज़्यादा लोगों को किडनैप किया जाता है। तो किडनैप बहुत ज़्यादा लोगों को क्यों किया जाता है? क्योंकि उसे कुछ क्या कर सकते हैं, उनसे किडनैप करने वाले लोग जो से उनसे बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है अगले पृष्ठ पर दी गई गीता की कहानी को पढ़िए, और गीता की कहानी मानव तस्करी की घटना है, यानी कि किडनैपिंग का कहानी स्टोरी है। और आगे कहा जाता है मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है, और यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला मनुष्य का व्यापार है। इसमें मनुष्य मुख्य रूप से गुलामी, मानव अंग का व्यापार, देह व्यापार या बाल श्रम आदि गैर कानून गतिविधि शामिल है। और वास्तव में कहा जाता है वास्तव में मानव तस्करी एवं एक संगठित अपराध है, जिसमें विभिन्न जगहों पर इसके कई लोग सक्रिय होते हैं जो किडनैपिंग करते हैं। और इस तरह के अपराध में ज़्यादातर बच्चे और औरत की खरीद बिक्री होती है, और इसमें ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे और औरतों का मानवता के अपराधी अपना शिकार बनाते हैं। और अत्यंत गरीब व पिछड़े इलाकों में विपद चाचा जैसे कि दलाल सक्रिय रहते हैं, और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर या प्रलोभन देकर मानव तस्करी संलग्न कर लेते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो मानव तस्करी किया जाता है, किडनैपिंग जो किया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और किसी औरतों को किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब फैमिली का लोग ही इसके शिकार बनते हैं, क्योंकि अमीर फैमिली के लोग समझदार होते हैं तो नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आगे कहा जाता है कि मानव तस्करी एवं बाल तस्करी से बचने का तरीका। देखिए प्रलोभन में आपको नहीं आना है, धमकी द्वारा कैसे कर दिया जा सकता है। अगर आपको जैसे प्रलोभन देकर किया जाता है, धमकी देकर किया जाता है, जबरन किया जाता है, अपहरण करके और धोखा देकर जो सो लोगों का मानव तस्करी कर लिया जाता है, और उसे पता भी नहीं चलता है कि हमारा किडनैपिंग हो गया है। इस प्रकार से मनुष्य का जो सो किडनैप करके उससे अपने मनचाही कार्य करवाता है। अब अगला है मानव तस्करी के शिकार होने वाले। कहा जाता है मानव तस्करी के शिकार होने वाले लोग निम्नलिखित
निम्नलिखित हो सकते हैं। बच्चे, लड़के या लड़कियां, ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में लोग, शहर के चमक धमक में प्रभावित हो जाने के, और अज्ञानी लोग, और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार, ये सब भी जो सो मानव तस्करी के शिकार बन जाते हैं। और अगला हमारा मानव तस्करी से बचने के निम्न तरीका: हमेशा सतर्क रहना है, किसी परिस्थिति अथवा अपरिचित से बहस ना करें, और किसी अपरिचित को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य निजी चीज़ नहीं देना है, और किसी के बहकावे या प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दें, और अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को संस्था, मोबाइल नंबर के पास जाएं। और अगला हमारा कहा जाता है, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता लें, और मानव तस्करी को रोकने के लिए अपने अपनैतिक व्यापार और निवारण अधिनियम 1965 के तहत सभी प्रकार के मानव तस्करी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 1965 में जो 1956 में जो नियम बनाया गया, उसमें अगर किसी प्रकार का मानव तस्करी के अंदर कार्य होता है तो दंडनीय अपराध के माना जाता है। और कहा जाता है इस कानून की धारा 5 के अनुसार दंडनीय अपराध है। और इसमें कानून प्रावधान क्या है समझिएगा। इसे जो पकड़ा जाता है व्यक्ति मानव तस्करी करते हुए, उसे कैसा और क्या सज़ा मिलता है समझिएगा। कहा जाता है कोई भी व्यक्ति जो मानव तस्करी करता है और उसे पहली बार दोषी ठहराया गया हो, तो उसे कम से कम 7 साल आश्रम कारावास की सज़ा का प्रावधान, और दूसरे एवं आगे की स्थिति में आजीवन कारावास। कहा जाता है कि जो मानव तस्करी के लोग पकड़ा जाते हैं, उसे 7 साल की फर्स्ट बार सज़ा दिया जाता है, और दूसरे बार अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास कर दिया जाता है। और आगे कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो मानव तस्करी करने का प्रयास करता है या किसी दूसरे को इस कार्य में मदद करता है, या मान लिया जाता है कि उसे यह अपराध किया है तथा वह सज़ा का हकदार होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि अगर मानव तस्करी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे क्या सज़ा मिल सकता है। 7 साल की सज़ा मिलता है अगर फर्स्ट टाइम वो पकड़ा जाता है तो, और अगर दूसरा टाइम पकड़ा जाता है तो उसे लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये सब हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर है, और अनेक प्रकार के हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर को याद रखिएगा। अगर आपको कहीं मानव तस्करी करते हुए दिखाई देता है या आपके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, तो आप इन नंबरों पर जो सो कॉल करके आप अपना जानकारी दे सकते हैं। अब अगला है बाल श्रम। कहता है बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। ठीक है, और ये हमेशा खुश मस्तिष्क और महसूस और आशा जानने का प्रयास करने वाले समझे जाते हैं, और किसी देश के भविष्य का निर्धारण उस देश के बच्चों और महिला के साथ होने वाले व्यवहार के आधार पर होता है। लेकिन खनन, कृषि, माता पिता के व्यवहार में मदद, अपना स्वयं का लघु और जैसे खाने पीने का चीज़ बेचना, अन्य छोटे छोटे कामों हो सकते हैं में काम में लगे बच्चों को देखा जा सकता है। और कुछ बच्चे पर्यटकों को गाइड के रूप में काम करते हैं, और कभी कभी उन्हें दुकानों और होटलों में काम में लगा दिया जाता है। और कुछ लोग, कहा जाता है कि जो बाल श्रम करवाया जाता है, बच्चे देखिए भगवान के रूप होते हैं, और जो उन्हें खेलने कूदने की उम्र होता है उसमें बच्चे जो सो उनसे क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को यानी कि अपने खेल कूद को, शौक़ को मिटा कर जो सुबह उन कामों को करते हैं। फिर आगे देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चे जो सो यहाँ काम करते हुए आपको नज़र आएंगे, और ये गलत बात है, मानो ये बाल श्रम के अंदर आ जाता है, जो कि इस पर भी अगर कोई व्यक्ति जो करवाता है बाल श्रम, उसे भी सज़ा मिलता है। आगे कहा जाता है, देखिए बच्चे ने बलपूर्वक बक्से को बनाया, जूते पॉलिश और उत्पादन के भंडार कराना, साफ सफाई जैसे श्रम श्रद्धा और दोहराने वाले काम लेते हैं। और ये सभी काम बच्चों के सभी प्रकार के मौसम में लिया जाता है तथा उन्हें न्यूनतम वेतन भी कम से कम वेतन दिया जाता है। और अगला है हमारा यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में 2 से 17 साल के लगभग 2.5 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लिप्त है, और जबकि इसमें घरेलू श्रम शामिल नहीं है, और इसके काम को बाल श्रम कहा जाता है। और बाल श्रम की घटना व्यसनीय है, यानी कि बाल श्रम की जो घटना है बहुत ही दयनीय है। और अगला हमारा बाल श्रम में यह मुद्दा बहुत पेचीद है, क्योंकि भारत में बच्चा पुराने समय से अपने माता पिता के साथ खेत में और अन्य प्रारंभिक कार्यों में मदद करता है, या बंधुआ मजदूर की घटना होती रही है। और बंधुआ मजदूर भी बाल श्रम में संबंधित है, जो शोषण
का सबसे सामान्य रूप है और बाल श्रम के अंतर्गत बंधुआ मजदूर का अर्थ बाल मित्र द्वारा अत्यंत ब्याज की दरों को आज्ञाति करना और कर्ज में भुगतान के लिए बच्चों को मजदूर के रूप में काम कराने पर जो सो से मजबूर करते हैं। और आगे कहा जाता है बाल श्रम कानून, कि बाल श्रम के अंतर्गत कुछ कानून नियम बनाए गए, समझिएगा। कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्रतिलिपि के बाद भारत में बाल श्रम की समस्या एक चिंता का विषय है और इसके निवारण के लिए सरकार की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और संविधान कहा जाता है संविधान के निर्माण में बाल श्रम की समस्या तथा उन संविधान में इनसे संबंधित प्रावधान दिए गए। और आगे कहा जाता है अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 21 के अनुसार जब प्रावधान जो सो किया गया और 6 साल से 14 साल के बच्चे एवं के लिए मुक्त शिक्षा और सभी कुछ दिया जाने लगा। और अगला हमारा आता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को होटल, कारखानों ऐसी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है काम करने को। ये बाल श्रम को लेकर बहुत ही अच्छी बात नहीं है, आप जान सकते हैं। और इस प्रकार यह अध्याय जो हमारा जो था 7वां अध्याय, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर था और यह अध्याय समाप्त होता है। जो सामाजिक समस्या था, जो हमारे समाज में क्या क्या हमें परेशानियां झेलना पड़ता है, क्या क्या हमारे जीवन में समस्याएं आती है समाज के अंतर्गत, उन समस्याओं को जो सो कुछ इस अध्याय के माध्यम से थोड़ी सी बताई गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Lyrics inspired by the idea of travel adventures.